नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हिस्ट्री मंथन में आज हम लोग मुगल कालीन प्रशासन को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले भी हम लोगों ने जो वीडियो बनाया है वो आप लोगों ने जरूर देखा होगा और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वो भी वीडियो काफी महत्वपूर्ण थे और आज के भी वीडियो काफी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो मुगल कालीन प्रशासन में हम देखेंगे कि उनकी प्रशासनिक ढांचा कैसी थी, उनके प्रशासनिक इकाई कैसी थी। ठीक है, एक बार आइए ओवरव्यू हम देखते हैं कि हमने ये नोट्स कैसे तैयार किया है। मुझे लगता है कि जो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं या बार बार पूछे जा रहे हैं जो प्रश्न, उन सभी चीजों को मैंने इसमें इंक्लूड करने का प्रयास किया और थोड़ा सा इस नोट्स को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़े से जहां पर मुझे लगा कि कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह लगाने चाहिए, मैंने उन तमाम चीजों का भी प्रयोग किया है। तो आइए अब हम लोग प्रारंभ करते हैं। चूंकि मैं देख रहा था दोस्तों कि वीडियो काफी लंबा हो जा रहा था, यदि हम लोग पूरे प्रशासनिक इनके इकाइयों को पढ़ रहे थे तो काफी वीडियो लंबा हो रहा था। तो मेरा प्रयास यही है कि बहुत ज्यादा लंबा भी ना हो और छोटे छोटे वीडियो में आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया जाए। ठीक है, तो मुगल कालीन जो प्रशासन थी वो केंद्रीय प्रशासन से लेकर ग्राम प्रशासन तक में विभक्त थी। इनमें कुल जो प्रमुख इकाइयां है वो लगभग 6 इकाई है। ठीक है, और इन 6 इकाइयों से ये लोग एक बहुत बड़े साम्राज्य का गठन करते हैं और साम्राज्य पे अपने शासन को सुचारू रूप से चलाते हैं। हम लोग देखेंगे दोस्तों कि बाबर का जब भारत पर आक्रमण होता है तो बाबर और हुमायूं का काल काफी अस्त व्यस्त रहा है। बाबर आता है, 4 वर्ष तक यहाँ पे शासन करता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हुमायूं आता है और उसके बारे में लेन पुल की एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है कि वो कहता है कि हुमायूं लड़खड़ाते हुए अपने पूरे जीवन में रहा और लड़खड़ाते ही मर गया। किसके बारे में कहता है? हुमायूं के बारे में। तो आप इससे यह अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबर और हुमायूं के काल में कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं हुए। जब अकबर का शासनकाल आता है तो अकबर का शासनकाल काफी लंबा उसका पीरियड होता है, टाइम पीरियड। तो उसमें वो कई बदलाव करते हैं और उसी के समय हमें उनके प्रशासनिक इकाइयों को अच्छे से देखने का समय मिलता है। तो आगे हम जब भी देखेंगे कोई नया बदलाव आएगा या नई सिस्टम आएगी, वो उसको कौन लागू करेगा? अकबर लागू करेगा। तो दोस्तों, केंद्रीय प्रशासन का जो मुखिया होता वो कौन होगा? तो यहाँ का राजा होगा। देखिए, जैसे वर्तमान में हमारे यहाँ भारत की जो प्रशासनिक इकाई है उसमें आप देखेंगे ना कि केंद्रीय प्रशासन है, राज्य स्तरीय प्रशासन है, जिला प्रशासन है, परगना का प्रशासन है, नगर, ग्राम, ये तमाम प्रशासनिक परिषद है। तो यदि आपको वर्तमान का प्रशासनिक परिषद का ज्ञान है तो आप अतीत को भी अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग मुख्यतया केंद्रीय प्रशासन को देखेंगे और इनको अच्छे से समझेंगे। जब आप एक बार केंद्रीय प्रशासन को अच्छे से समझ गए तो आपको प्रांतीय या सरकार, परगना या तमाम प्रशासनिक परिषद को समझने में आसानी होगी और यहां से आपके कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले हम यह जान लेते हैं कि मुगल प्रशासन का जो स्वरूप था वो कैसा था। इनके बारे में जो विद्वानों की तर्क है वो क्या है। मुगल प्रशासन हम देखेंगे दोस्तों कि यह एक सैन्य शक्ति पर आधारित व्यवस्था थी। कैसी शक्ति? सैन्य शक्ति पर आधारित व्यवस्था थी, केंद्रीकृत व्यवस्था थी और इसमें नियंत्रण और संतुलन का प्रभावी समायोजन था। अर्थात जो इनकी केंद्रीकृत व्यवस्था थी इसमें बहुत ही ज्यादा संतुलित व्यवस्था की गई थी और नियंत्रण का इसमें बहुत ही अच्छा मतलब रोल निभाते हैं। जैसे कि अकबर जो है, अकबर शासन चला रहा है और अकबर का शासन एक ग्राम के एक व्यक्ति पर भी उतना ही लागू होता है जितना कि केंद्र के किसी प्रमुख व्यक्ति पर होता है। इतना मतलब संतुलित था। जैसे कि आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखेंगे मौर्य काल में कि कौटिल्य बताता है कि कैसे लोगों पर जो है कि वो अपना प्रभाव रखता है और राज्य कैसे चलाया जाता है। तो सेम यहाँ पर भी वही चीज था, नियंत्रण और संतुलन का प्रभावी समायोजन। इनकी गुप्तचर व्यवस्था काफी मजबूत होती थी। इसमें आरपी त्रिपाठी का मानना है कि मुगलों की जो राज सत्ता थी वह तुर्क मंगोल सिद्धांत पर आधारित थी। कैसी थी? तुर्क मंगोल सिद्धांत पर आधारित थी। किसने कहा है? आरपी त्रिपाठी ने। जबकि डॉक्टर ताराचंद ने क्या कहा है कि मुगल शासन का स्वरूप कुलीन तंत्रीय था। कैसा था? कुलीन तंत्रीय, यानी बड़े जो लोग होते हैं, बड़े वर्ग, वह इनका जो है शासन था। खंडीय राज्य की संकल्पना ये भी बहुत प्रसिद्ध है कि एडन साउथल कहते हैं कि मुगल राज्य जो था वो खंडीय राज्य था, मतलब छोटे छोटे राज्यों में विभक्त एक राज्य था। सीए बेली कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं था।
इनका आकार जो है केंद्रीयकरण मुगल शासन के बुनियादी तत्व है। इसका जो केंद्रीय व्यवस्था है यह इसकी बुनियादी तत्व है। तो मुख्यतया ये आरपी त्रिपाठी हुए, डॉक्टर ताराचंद हुए, सीए बेली हुए या फिर एडम साउथल हुए। मैंने इन चार विद्वानों को देखा कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो मैंने इन चारों को इंक्लूड किया इस वीडियो में। ठीक है। डॉक्टर ताराचंद क्या कहेंगे कि यह कुलीन तंत्रीय व्यवस्था थी। आरपी त्रिपाठी कहते हैं कि तुर्क मंगोल सिद्धांत पर आधारित है। अब देखिए मैं आरपी त्रिपाठी का यहाँ पे नाम ले रहा हूं, तो आपका यह काम है कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आरपी त्रिपाठी की मुगल काल से संबंधित कौन सी प्रमुख पुस्तक है, क्योंकि ये बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बाकी आपको यदि ताराचंद की भी मिल रही है, सीए बेली का भी, ये जो नाम आते हैं ना, इनके पुस्तक आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आपसे एग्जाम में यही सब आजकल सवाल हो रहा है, और खासकर एनटीए यूजीसी नेट के एग्जाम में। तो आगे हम देखते हैं दोस्तों कि मुगल प्रशासनिक मंडल का मॉडल का संस्थापक कौन था? अकबर था। जैसे मैंने बताया ना कि बाबर और हुमायूं का शासनकाल काफी अस्त व्यस्त काल रहा है, तो जो महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं वो अकबर के काल में हुए हैं। और अकबर इसमें कई प्रशासनिक परिषद का गठन करता है, विभिन्न विभागों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है। जैसे क्या है ना कि विभागों का कौन सा काम कौन विभाग करेगा ये क्लियर नहीं होता था, तो ये जो शक्तियों का विभाजन है वो किसने लागू किया? अकबर ने लागू किया। नए नए पदों का सृजन करता है। जैसे हम आगे चल करके वकील के बारे में पढ़ेंगे कि वकील काफी प्रभावी हो जाता है, तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए वो कुछ काम करता है। फिर जो अध्यक्ष होते हैं, जो वजीर होते हैं, उनके अधिकारों को कम करने के लिए भी काम करता है। तो ये तमाम चीजें थी। मुगल शासक निरंकुश थे और इसमें अकबर का स्थान सर्वोपरि था, अर्थात जो है कि ये लोग जैसा चाहेंगे वैसा कर सकते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं था, क्योंकि इन पे भी कई परिषदों का प्रभाव होता था। शासक इसको मानने के लिए मजबूर नहीं होता था, पर फिर भी वो समायोजन चला लेकर के चलता था वो। अकबर ने फारसी को मुगलों की राजभाषा बनाया। तो मुगलों की राजभाषा कौन सी थी? फारसी थी। आपसे यदि प्रश्न पूछा है तो आपको पता होना चाहिए कि मुगलों की राजभाषा फारसी थी, और इसको लागू किसने किया है? अकबर ने किया है। एक चीज आपको पते की बात बताते हैं दोस्तों, कि आपको जब कोई प्रश्न का हल ना मिले तो ऐसे में आप अकबर को मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि अकबर इतने सारे बदलाव किया, वही एक शासक है जो बहुत ज्यादा बदलाव करता है। हालांकि ये हर जगह पर लागू नहीं होता है। आइए हम देखते हैं दोस्तों पातशाह। पातशाह का मतलब क्या होता है? जैसे आप देखेंगे ना पातशाह, तो पातशाह का मतलब बादशाह ही होता है, उसी का ये अलग नाम है पातशाह। तो बादशाह जो होता था उसका अधिकार जब आप देखेंगे ना, तो बादशाह क्या होगा? प्रशासन का प्रधान होगा। अब आप इससे इसकी शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं कि बादशाह ही सर्वे सर्वा होता था। अर्थात देखिए, यदि बादशाह है तो वो शासन का सर्वे सर्वा है, न्याय का प्रमुख है, सेना का प्रमुख है, अर्थात उसके ऊपर कुछ नहीं। नीचे बादशाह, ऊपर भगवान। ये फासला होता था। मैं ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये लोग कितने पावरफुल होते थे, और ये अपने राज्य में चाहे जो कर लें, इनको कोई इनकी बात को काटने वाला कोई नहीं होता था। तो बादशाह जो होगा वो प्रशासन का प्रधान होगा, राज्य का प्रमुख संचालक होगा, प्रधान सेनापति होगा और न्याय का प्रमुख स्रोत होगा। यह जो है राजत्व के दैवीय सिद्धांत में विश्वास करते थे, और इन्होंने खलीफा से कोई संबंध नहीं रखा था। आप देखेंगे कि जैसे सल्तनत काल जो चल रहा था उस समय खलीफा और सल्तनत कालीन शासकों का हमेशा से वो एक समायोजन जो होता है लेकर के चलते थे। खलीफा एक जगह शासन कर रहा है, और उसके मानक में ये लोग चाहे विश्व में कहीं भी हो, खलीफा को अपना प्रमुख मानते थे। लेकिन इन्होंने, मुगलों ने खलीफा से अपना कोई संबंध नहीं रखा। अब बात आती है कि मुगलों में सबसे पहले बादशाह की उपाधि धारण कौन करता है? तो वह बाबर होता है। बाबर सबसे पहले बादशाह की उपाधि धारण करता है। अच्छा, आप लोग क्या ये बता सकते हैं मुझे कि इनकी जो पैतृक उपाधि थी वो क्या थी? आप लोग 10 सेकंड जरूर सोचिएगा कि मुगलों की पैतृक उपाधि क्या थी। चलिए मैं आपको यहाँ पे आंसर दे देता हूं। इनकी जो पैतृक उपाधि थी दोस्तों, वो थी मिर्जा की। मिर्जा की। और इन्होंने बाबर ने सबसे पहले मिर्जा उपाधि का त्याग करके कौन सा उपाधि धारण किया था? बादशाह की उपाधि धारण किया था। अभी आप जरूर बताइएगा मुझे कि बादशाह की उपाधि कब धारण किया था और किस उपलक्ष्य में धारण किया था। आगे आते हैं दोस्तों, बादशाह के नीचे जो व्यक्ति होता था, दूसरा जो अधिकारी होता था, वो होता था वकील। और प्रमुख वकील कौन था? तो इसका सबसे पहले हम कार्य देखते हैं। दोस्तों, वकील का कार्य क्या होता था कि बादशाह जब कहीं किसी युद्ध में जाता था, तो उसकी अनुपस्थिति में बादशाह का प्रतिनिधित्व करता था और उसके अधिकारों का प्रयोग कर सकता था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वकील कितना प्रभावी होता था।
वकील में आपका जो एक प्रमुख नाम आता है वो आता है बैरम खां का। और बैरम खां एक समय इतना पावरफुल हो जाता है कि अकबर को रोकना इसके लिए मतलब अकबर इसको रोक नहीं पाता है, बहुत मुश्किल होता है इसके लिए। यह अकबर का संरक्षक था। शासन के 8वें वर्ष अकबर क्या करता है कि दीवान ए विजारत ए कुल, ये पद याद रखिएगा आप कि दीवान ए विजारत ए कुल नामक एक नया पद सृजित करता है। क्यों करता है? कि वकील का प्रभाव कम किया जा सके और उसके जो अधिकार है उसको कम किया जा सके। दीवान ए विजारत ए कुल का कार्य क्या था? तो वित्त व राजस्व मामलों का प्रबंध करना। अब क्या किया इसने कि वकील से वित्त यानी पैसे की जो व्यवस्था थी वो और जो राजस्व टैक्स वसूलना था इसको छीन करके किसको दे दिया? दीवान ए विजारत ए कुल। अब वकील के पास ना ही पैसे का खजाने का अधिकार रहा और ना ही राजस्व वसूलने का। तो ऐसे ही इसका प्रभाव जो है वो कम हो गया। और बाद में हम देखते हैं कि बैरम खां का और अकबर का कई जगह कंट्रोवर्शियल परिस्थिति भी उत्पन्न होता है और बाद में बैरम खां को भेज दिया जाता है हज करने के लिए। वहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है आगे चल करके, तो वो तमाम कहानी है। इसके बाद अकबर के बाद हम देखते हैं कि वकील का पद लगभग लगभग खाली रहता है। सबसे ज्यादा समय तक यदि कोई वकील रहता है तो वो रहते हैं आसफ खान, लगभग 14 वर्ष। किसके समय में? शाहजहां के समय में। तो आपसे यदि पूछा जाता है कि प्रमुख वकील कौन था तो वो बैरम खां थे और सबसे ज्यादा समय तक वकील कौन रहा? आसफ खान। यही दो व्यक्ति आपको मुख्यतया मिलेंगे। इसके बाद वकील का पद अधिकतर खाली रहा है और महत्वहीन होकर के खत्म हो जाता है। इसके बाद आता है वजीर का स्थान। वजीर तीसरे नंबर पे आता है। वजीर क्या होता था? वित्त विभाग का प्रमुख होता था। किसका? धन का प्रमुख होता था। यह इसकी सहायता से ही हम देखेंगे कि जो बादशाह होते हैं अपने प्रशासन को संचालित करते हैं। सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में मुकदमों का यह निर्णय कर सकता था। जैसे हम देख रहे हैं ना कि एक जो होगा राजा होगा वो सर्वोच्च न्यायाधीश होगा। जब कहीं से मामला क्लियर नहीं होगा तो वो राजा के पास जाएगा। जैसे आज सुप्रीम कोर्ट है ना, हाई कोर्ट, जिला कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे ही उस समय भी होता था कि जब वजीर के पास आता था, वजीर से भी नहीं क्लियर होता था कोई चीज, तो वो शासक के पास जाता था। यहां पर हम देखेंगे दोस्तों कि बादशाह द्वारा नियुक्त अधिकारियों की नियुक्ति व निलंबन भी बिना अनुमति के कर सकता था। वजीर के पास इतना पावर होता था कि बादशाह ने किसी अधिकारी की नियुक्ति की है, ठीक है, बादशाह ने किसी अधिकारी की नियुक्ति की है तो वजीर उसको नियुक्ति भी कर सकता था और उसको हटा भी सकता था। इतना पावरफुल होता था। लेकिन इसकी कुछ बंधन थी। उस चीज को ये पार नहीं कर सकता था। जैसे ये अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त नहीं कर सकता था। जैसे कि वजीर है और वजीर के बाद कोई और अपना पुत्र को ये चाहे कि हम बना दें वजीर, तो वो नहीं कर सकता था। अधिकारियों का स्थानांतरण भी नहीं कर सकता था। आज क्या होता है, कोई नेता जो होता है किसी प्रशासनिक अधिकारी से उसका अनबन हो गया तो वो नेता के पास इतना पावर होता है कि उसका तबादला करवा देता है। लेकिन आज के उस समय क्या होता था कि ये वजीर जो है इतना पावरफुल नहीं था कि वो किसी अधिकारी का स्थानांतरण करवा दे। वजीर में हम देखेंगे कि मुख्यतः दो प्रकार से होते थे। एक होता था वजीर ए तफवीज और दूसरा होता था वजीर ए तनवीज। ये दो चीज आपको जल्दी कोई बताता नहीं है, लेकिन मैंने इन सब चीजों को देखा और इनको इंक्लूड करने का प्रयास किया। देखिए वजीर ए तफवीज क्या होता था? इसके पास जो हमने ऊपर देखा ना कि ये कुछ भी कर सकता था। शासक द्वारा नियुक्त व्यक्ति को हटा भी सकता था, उसको नियुक्त भी कर सकता था, बिना शासक को बताए ये काम वो कर सकता था। जबकि वजीर ए तनवीज जो होता था इसके पास सीमित अधिकार था, ये बहुत कुछ नहीं कर सकता था। ठीक है, तो वजीर ए तफवीज बहुत पावरफुल होगा, वजीर ए तनवीज सीमित अधिकार होगा। अब देखिए दोस्तों, वजीर को भी देख रहा था अकबर बहुत सयाना था, ठीक है, बहुत बुद्धिमान था। वो जानता था कि किसी के पास भी यदि हम बहुत ज्यादा पावर देते हैं तो कल को वो मेरे खिलाफ ही खड़ा हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई उसके पास पैसा है, उसके पास खजाना है, उसके पास राजस्व वसूलने का व्यवस्था है। तो हम क्या हो जाएंगे? एकदम से खाली हो जाएंगे। जैसे चाहेगा मुझे नचा सकता है। जैसे कि आगे देखेंगे ना आप, उत्तर मुगल काल में आएंगे तो देखेंगे दोस्तों एकदम से धड़ल्ले से शासकों को बदला जा रहा था। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना बीत रहा था कि शासक हट जा रहे थे। क्यों? क्योंकि वजीर काफी पावरफुल हो गया था उस समय तक। तो आपको ना एक दूसरे पर नियंत्रण रखने के लिए कई अधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ती है और सबको एक दूसरे पर डाउटर की तरह लगाए रहता था। अकबर क्या करता था, लेकिन एक अधिकारी को इतना पावरफुल नहीं होने देना चाहता था कि वो उसके खिलाफ षड्यंत्र रच सके। तो इसके लिए उसने क्या किया कि वजीर का नियुक्ति किया।
अब वजीर क्या होता था, देखिए इसमें कुछ प्रमुख वजीर है जिनके अधिकारों के बारे में आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। दीवान ए खालसा, खालसा क्या होता था? खालसा एक भूमि होती थी जो राज्य के अधिकार में आता था। जो राजा की भूमि होती थी उसको क्या कहते थे? दीवान ए खालसा, यानी खालसा भूमि। और इसका जो प्रबंधक होता था उसको हम कहते थे दीवान ए खालसा, खालसा भूमि का प्रबंधक। दीवान ए तन, दीवान ए तन क्या करता था? जागीर और वेतन कार्य प्रबंधक। अब जागीरदारी व्यवस्था क्या है, तो आपको आगे चल करके हम लोग एक नए वीडियो में क्लियर जागीरदारी व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था, ये वीडियो बन चुका है जागीरदारी और मनसबदारी, तो उसको जाके देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ हम लोग ये जान लेते हैं कि सरकार के द्वारा, शासक के द्वारा जो व्यक्ति को जागीर दी जाती थी किसी को, ठीक है, उसको उसका जो प्रबंधक करेगा वो कौन करेगा? दीवान ए तन। अब आता है दीवान ए बयूतात। अब राज्य में कई कारखानों को इन्होंने खोला और कारखानों का जो आय व्यय होता था उसको कौन देखता था? दीवान ए बयूतात। दीवान ए बयूतात क्या करता था? कारखानों के आय व्यय का ब्यौरा रखता था। इसके बाद दीवान ए तब्जीह, सैनिकों का लेखा जोखा कौन रखता था? दीवान ए तब्जीह। दीवान ए सादात, धार्मिक मामलों का लेखा जोखा जो करता था वो दीवान ए सादात करता था। और मुशर्रिफ ए खजाना, केंद्रीय राजकोष की देखभाल। अब देखिए इसने क्या किया, वजीर को कहा अरे बेटा तुम कहां जाओगे, ठीक है, इतना पावर दे देंगे तो तुम हम ही पे जो है कि राज चलाने का प्रयास करने लगोगे। तो इसने क्या किया, इन सारे अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। जो मतलब दीवान ए खालसा, ये क्या करेगा? सरकारी जो भूमि है उसका मालिक कौन हो गया? दीवान ए खालसा। जो जागीरदारी व्यवस्था है उसको कौन देखेगा? दीवान ए तन। कारखानों का आय व्यय कौन रखेगा? दीवान ए बयूतात। सैनिकों का लेखा जोखा दीवान ए तब्जीह। धार्मिक मामलों का लेखा जोखा दीवान ए सादात। और खजाने का देखभाल कौन करेगा? मुशर्रिफ ए खजाना। अब देख रहे थे ना, वकील बहुत ज्यादा प्रभावी बन रहा था, बहुत तेज बन रहा था। तो वकील तेज बना तो क्या कहा? अरे बेटा तेज काहे बनोगे तुम, चलो हम तुम पे क्या करेंगे, यहां पर वजीर को नियुक्त कर देंगे। और वजीर को नियुक्त करके क्या कर देंगे? वित्त विभाग दे देंगे। फिर देखा कि अरे बेटा वजीर भी जो है कि तेज बन सकता है, तो इसको क्या किया इसने, यहां भी अधिकारियों की नियुक्ति कर दिया कि भैया केंद्रीय जो राजकोष है उसको कौन देखेगा? मुशर्रिफ खजाना देखेगा। अब ये हो गए, वजीर भी जो है कि उनका प्रभाव कम कर दिया। मुशर्रिफ खजाना क्या करेगा? केंद्रीय राजकोष की देखभाल करेगा। भैया तुम पैसा उठाओ, हम जो है कि दूरबीन लगा के तुमको देख रहे हैं, कहां जाओगे, किधर जाओगे, ठीक है। तो ये तमाम चीजें कर रहा था। अब आइए हम देखते हैं मीर बख्शी, जो आज के राजनाथ सिंह हैं। मीर बख्शी क्या है? राजनाथ सिंह। कैसे? मीर बख्शी जो होता था वो होता था रक्षा मंत्री। अब आपको ना ये सब जो टर्म है कि मीर बख्शी को क्या कहते थे, रक्षा मंत्री, अब मिलान करने के लिए दे देता है यार। जैसे एक साइड में लिख दिया मीर बख्शी और दूसरे साइड में लिख दिया उसका काम। तो यदि आपको ये पता है कि मीर बख्शी यानी रक्षा मंत्री होता था, तो आपको ये भी पता होगा कि वो करेगा क्या? क्या करेगा वो? सैनिकों की भर्ती करेगा। आज हमारे रक्षा मंत्री सैनिकों की भर्ती करते हैं? अरे करते नहीं, करवाते तो हैं, ठीक है। तो सैनिकों की भर्ती कौन करेगा? रक्षा मंत्री यानी मीर बख्शी। ये आप निश्चित याद रखिएगा, मीर बख्शी यानी रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री यानी मीर बख्शी। अब देखिए इसकी नियुक्ति कौन करेगा भैया? सम्राट करेगा। क्यों? क्योंकि दूसरा कोई करेगा तो इस पे भी उसका सैनिक पे कमांड। अब मुगल काल में क्या होता था, यदि आपके पास पैसे पे कमांड है, आपका सैनिक पे कमांड है, तो शासक की क्या जरूरत है भैया? सैनिक हमारे पास है, पैसा हमारे पास है, तुम क्या शासन करोगे? शासन हम करेंगे ना। तो वैसे ही क्या होता था, सभी का अधिकार बांट दिया था, बेटा तुम जो भी जहां भी रहोगे, कहां आओगे? मेरे पास आओगे। क्यों? क्योंकि मैं शासक हूं। अब क्या होता था, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? सम्राट करेगा। इसके बाद इसका पावर जो होता था वो क्या होता था, ये उच्च श्रेणी का मनसबदार होता था। उच्च श्रेणी का मनसबदार होता था और मनसबदार और राजा के बीच कड़ी का काम करता था। इधर मनसबदार है, मतलब राजा है इधर, और इधर मनसबदार है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था तो चाहिए ना। राजा से जोड़ने के लिए कौन होगा? मीर बख्शी होगा, जो उच्च श्रेणी का मनसबदार होगा। इसका जो कार्य होगा सैनिकों की भर्ती करना, उनका हुलिया रखना। अब क्या होता था ना कि मतलब मान लीजिए कि आपने किसी और मनसबदार के बीच में सेना नियुक्त हुए हैं, और यहां पर जब चेक हो गया तो दूसरे मनसबदार की जब चेक होगी तो वहीं सेना मुंह हाथ धो लेगा। अब वहां पहुंच जाएगा कि भैया हम तो इनके सेना में थे, फिर उनके सेना में थे। तो मान लो कि 50 की सेना है और 50 जो है कि एक दूसरे के दल में जाकर के शामिल हो जा रहे हैं, आपको तो संख्या गिन के आप निकल लोगे। तो इसके लिए ना अकबर ने देखा, बादशाह ने देखा कि अरे भैया ये तो गेम खेल रहे हैं मेरे साथ,
5 गो सेनवे रखे हैं, वही 5 गो सब में जाके मिल जा रहे हैं। तो गेम खेलने की वजह से इन्होंने क्या किया, हुलिया रखवा दिया कि भैया तुम्हारा चेहरवा लिख लेते हैं, तुम जाओगे कहाँ। इसके बाद सैन्य उपकरण की जो देख रेख करना है, इनके रसद, खाने आदि की आपूर्ति, तमाम चीजें कौन करता था, मीरबख्शी करता था। यानी कौन करता था, रक्षा मंत्री करता था। देखिए एक चीज जो महत्वपूर्ण है वो है सरखत। अब ये आप जरूर याद रखिएगा भैया, सरखत क्या है। तो सरखत एक पत्र होता था जिस पे हस्ताक्षर करने के बाद ही इन सैनिकों का जो पैसवा है वो मिलता था। कौन से, सरखत। अब ये आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए यह भी काफी महत्वपूर्ण है। कौन सा, इसीलिए मैंने रेड लाइन में लिखा है भैया, खतरा है यहाँ। कौन सा, सरखत। सरखत में जब आप हस्ताक्षर करिएगा तो सैनिकों का मासिक वेतन मिलेगा। आइए अब देखते हैं हम खाने समा। भैया जब खाने समा, खाना खाने के पहले ही बात कर दिया तो ये क्या करेगा, अरे खाना बनवाएगा, रसोई घर की देखभाल करेगा। कौन करेगा, खाने समा। ये होगा क्या, जब खाना बनाएगा तो ये हो जाएगा गृह मंत्री। घर की जो स्त्रियां होती है वो क्या होती हैं, गृह मंत्री होती है। भैया इधर उधर करोगे जाओगे, खनवे में जहर मिला देंगे मर जाओगे। तो खाने समय क्या करेगा, गृह मंत्री का काम करेगा। और यह रसोई घर और राजमहल की अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था करेगा। कौन, खाने समय यानी गृह मंत्री। शाही परिवार के संपूर्ण व्यय का ब्यौरा कौन रखेगा, यही रखेगा। जैसे देखिए अब रानी को क्या है, लहंगा पहनने का मन है तो कौन खरीद के लाएगा भैया, खाने समय करेगा ना। राजा महाराजा को जो है कि राजा साहब को कुछ खाना है, आज मीट मुर्गा खाना है, तो कौन लाएगा, खाने संभालाएगा। ये गृह मंत्री का पद जो है वो काफी विश्वस्त व्यक्ति को दिया जाता था। क्यों, क्योंकि यह भी उतना ही पावरफुल है जितना मीरबख्शी है। अरे भैया आप कहीं भी जाओगे, बिना खाना का ना कोई सेना बनता है ना कोई राज्य बनता है। जब खाने नहीं मिलेगा राजा साहब निहुर जाएंगे, निकल लेंगे बाराती उनकी। और नहीं कुछ हो तो इस पे आपने कुछ भी इधर उधर किया, खाने में जहर मिला देगा, पूरा राज्य खत्म एकदम से। ठीक है, तो इसका भी पद काफी महत्वपूर्ण होता था। इसीलिए राजा जो है जो अपना बहुत ही निकटतम व्यक्ति होता था, जिसपे राजा आंख मूंद के विश्वास कर सकता था, उसी को इस पद पर नियुक्त किया जाता था। अब आ जाइए सद्र उस सुदूर। सद्र उस सुदूर का भी कार्य काफी महत्वपूर्ण होता था। और यह जो दिया जाता था, बादशाह का क्या करेगा, भैया अब उसका मन बहुत खुश है तो वो करेगा ना, दान पुण्य करेगा, निश्चित करेगा। कुछ करकटाह थे जो दान पुण्य नहीं करते थे, जैसे औरंगजेब भी है। भैया औरंगजेब जो है कि बहुत कट्टर शासक थे, लेकिन अकबर वगैरह जो है ये बहुत ही उदार शासक थे। तो हम देखेंगे कि जब ये दान पुण्य करेंगे तो उसकी देख रेख कौन करेगा, सद्र उस सुदूर करेगा। विद्वानों का पालन, संतों का पालन, उनके लिए जो भूमि दी जाती थी, सयुरगल ए या मदद ए मास, ये भूमि भी नाम याद रखिएगा कि सयुरगल या मदद ए मास क्या होता था। तो इसका प्रबंधक निर्णायक कौन करेगा, सद्र उस सुदूर। इसके कार्यालय को दीवान ए सादात कहते थे। तो दीवान ए सादात मान लीजिए आपको मिलाने के लिए पूछ दिया और आगे लिख दिया सद्र सुदूर। अब आपको पते नहीं है भैया सादत सद्र सुदूर क्या है, तो कैसे याद रखेंगे, ये जरूर याद रखेंगे कि भैया दीवान ए सदा सादत जो है वो कौन सा है, सद्र सुदूर का कार्यालय, वही जब बैठते थे वहां से। ख्वांदमीर जो है एक विद्वान है जो कहते हैं कि हुमायूं ने सआदत विभाग की स्थापना की थी। किसने की थी, हुमायूं ने। किसके अनुसार, ख्वांदमीर के अनुसार। अब देखिए अकबर है और इधर औरंगजेब है, दोनों लोग को सद्र सुदूर ने परेशान कर दिया एकदम से। क्यों परेशान कर दिया, औरंगजेब कट्टर है और अकबर जो है वो क्या है, अकबर को अपना अधिकार एकदम से बनाए रखना है। तो उसमें क्या होगा, सद्र सुदूर को ये लोग अपदस्थ कर देंगे, हटा देंगे कि भक्त हमको जो काम करना है करने दे। जब वो काम नहीं करने देंगे तो क्या करेंगे, मार के भगा देंगे कि भैया हमारा सीट छोड़। तो ये दो लोग सद्र सुदूर को हटा दिए थे अपने पद से। अब आते हैं दोस्तों काजी उल कुजात। हम लोगों ने शासक को देख लिया, हम लोगों ने खाना बनाने वाले को देख लिया, सैन्य मंत्री को देख लिया, वजीर को देख लिया। अब ये भैया न्याय की भी जरूरत है राज्य में, तो न्याय के लिए कौन आ जाएगा, काजी उल कुजात। काजी जो है वो न्यायाधीश के रूप में जाने जाते थे। ये क्या करेंगे कि राजा के न्यायिक कार्यों में सहायता के लिए एक मुख्य न्यायाधीश होगा जिसको काजी उल कुजात कहते थे। और यह जो है वो दीवानी और फौजदारी दोनों व्यवस्थाओं को देखता था और दोनों का निर्णय देता था। इन्हीं के सिफारिश से, इन्हीं महाराज के सिफारिश से नए काजियों की नियुक्ति करता था। बादशाह कह रहा, अरे यार जब न्यायाधीश का काम तुम कर रहे हो तो अपना जो है कि राज्य में भी लगा दो किसी को।
तुम समझ रहे हो कि बेहतर कौन व्यक्ति है जो ये निर्णय दे सकता है। तो इसकी सिफारिश से ही इनकी नियुक्ति बादशाह करता था। अब देखिए मुफ्ती एक शब्द आता है। मुफ्ती जो अधिकारी था ये क्या होता था? कानून अधिकारी होता था और यह कानून की व्याख्या करता था। मान लो कि भैया जो मुख्य न्यायाधीश हैं हमारे, न्यायाधीश कहीं पे फंस गए, उनको कानून की व्याख्या करने नहीं आ रही है जो मुस्लिम कानून है, तो उसके लिए मुफ्ती को रखा जाता था, तो जो स्पेशल यही करता था, उस कानून की व्याख्या करता था। मीर आतिश, भैया मीर आतिश, आतिशबाजी आप लोग जानते हैं ना? आतिशबाजी हम लोग बहुत ज्यादा मतलब दिवाली में, दशहरा में पटाखा वगैरह बजाते हैं। तो आतिशबाजी का मतलब क्या हुआ भैया? तो खाना उस समय का पटाखा होता था, ज्यादा इधर उधर किए, आ रहे हैं भैया तुम्हारे राज्य पे आक्रमण करने, ले जाकर तो पटक दिए एगो बम, जाओ भैया तुम्हारा राज्य खत्म। ठीक है, तो मीर आतिश क्या करेगा? तो खाना जो विभाग है उसका प्रधान कौन होगा? मीर आतिश होगा। और इस तोपखाने का जो हेड होगा वो क्या होगा? मीर आतिश होगा। अब हम देखते हैं दारोगा ए डाक ए चौकी। अब देखिए मुगलों की जो डाक व्यवस्था थी, गुप्तचर व्यवस्था थी, वो काफी महत्वपूर्ण होती थी। अब आज की तरह एरोप्लेन तो होगा नहीं, यहाँ से उड़ोगे और सीधे जाके लैंड करोगे दिल्ली मुंबई 10 मिनट में, 2 घंटा में, 1 घंटा में। उस समय तो घोड़ा गाड़ी होती थी। अब घोड़ा गाड़ी भैया पहुंचेगी पहुंचेगी तले 10 दिन बीत गया, घटना आज घटी और 10 दिन बाद पता चला, उधर से रोते गाते आए तले काम खत्म हो गया। तो इसके लिए ये लोग क्या करते थे ना, हर दो मील पे, 4 मील पे, 5 मील पे डाक व्यवस्था होती थी और यहाँ पे चाक चौबंद घोड़ा होता था। बहुत ही मतलब बहुत ही तीव्र गति से घोड़े की व्यवस्था होती थी, द्रुत गति से जाएगा और खबर देके तुरंत आ जाएगा। तो इस डाक व्यवस्था का जो अधिकारी होगा वो कौन होगा? दारोगा ए डाक ए चौकी। ठीक है, दारोगा ए डाक चौकी। और यह डाक विभाग का प्रमुख होगा और इसका काम करेगा। इसकी सहायता के लिए वाक्यानवीस, सवानेह निगार, खुफिया नवीस तथा हरकारे नामक कर्मचारी होते थे। तो ये 3-4 कर्मचारी इसकी सहायता करता था। किसकी? दारोगा ए डाक ए चौकी। अब हम देखते हैं मुहत्सिब। मुहत्सिब जो था ये जन आचरण निरीक्षण विभाग का प्रधान होता था और इसकी कार्य क्या थी? प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना, मुहत्सिब। अब दोस्तों कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनको हमें जानना बहुत ही जरूरी है और आपके एग्जाम में भी काफी बार पूछा गया है। मुस्तौफी। अब देखिए मुस्तौफी क्या होता था? यह महालेखाकार होता था। अब जैसे भी कोई घटना घटती है तो उसको लिखने के लिए कोई इतिहासकार चाहिए ना हमें, तो वो मुस्तौफी होता था, ये महालेखाकार का काम करता था। नाजिर ए बयूतात। नाजिर ए बयूतात क्या होता था? कारखानों का प्रधान होता था। भैया देखो ये साइड में लिखा है तो आप इसको आसान मत समझना, क्योंकि ये सब कर्म काफी पूछे जा रहे हैं, एग्जाम में काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आपसे मिलाने के लिए ही पूछता है या इनका काम पूछ लेता है, तो आपको ये देखना पड़ेगा। मीर बहर क्या होता था? नौसेना अधीक्षक होता था। मीर बार क्या होता था? वन अधीक्षक होता था। मीर बाहरी क्या होता था? वित्त सचिव होता था। कुरबेगी ध्वजारोही। मुत्सद्दी, मुत्सद्दी क्या होता था भैया? जल सेनापति और बंदरगाहों का प्रमुख अधिकारी होता था। ओवर जाह नवीस, दरबार के जो दैनिक खर्च होता था उसका लेखा जोखा कौन करता था? ओवर जाह नवीस। मीर अर्ज क्या होता था? सम्राट के सम्मुख प्रार्थना पत्र रखने वाला। और अरुतवेगी क्या होता था? शाही घुड़सवार का दारोगा होता था अरुतवेगी। ठीक है, तो ये मुख्य 10 ऐसे नाम हैं जिनको आपको याद रखना है कि मुस्तौफी, नाजिर बयूतात, मीर बहर, मीरबार, ये सब तमाम जो है कि शब्द है। इसको आप एक बार जरूर लिख लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, आप जो भी अभी नोट्स आपने पढ़ा है, इन सभी चीजों को आप जरूर एक बार नोट्स मतलब अपना नोट्स बना लीजिएगा और इसको पढ़ने का प्रयास करेगा। आज हम लोग एक सुविचार भी देखेंगे कि विवेकानंद जी का एक सुविचार है और मुझे बड़ा अच्छा लगा दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का, जो कहते हैं कि आप जैसे विचार रखेंगे वैसे आप हो जाएंगे। अगर अपने आप को निर्बल मानेंगे तो आप निर्बल बन जाएंगे और यदि जो आप अपने आप को समर्थ मानेंगे तो आप समर्थ बन जाएंगे। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप बड़ा बनना चाहते हैं, छोटा बनना चाहते हैं, आप इस पद पे जाना चाहते हैं, उस पद पे जाना चाहते हैं। आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे, यह स्वामी विवेकानंद का कहना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जितना अच्छे तरीके से, जितना भी मैं समझा सकता हूं उतना आपको बताने का प्रयास किया हूं दोस्तों। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको कितने अच्छे से लेते हैं। तो आप इसको 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार आप इसको पढ़ सकते हैं पढ़िए और इसको जरूर एक बार समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको जरूर ही अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग
प्रांतीय प्रशासन, जिला प्रशासन, परगना, नगर और ग्राम प्रशासन को बहुत ही अच्छे से देखेंगे और पूरे एंजॉयमेंट के साथ देखेंगे। इसको बिल्कुल बोझ बना के नहीं पढ़ना है, हम लोग को अच्छे से समझना है। ठीक है, फिर मिले अगले वीडियो में। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।